हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है। इसका जो पवन सीरीज़ है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो हम अभी पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने देखे दूसरा सब्जेक्ट यानी हिंदी शिक्षण ये देखा। उसके बाद आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंग्लिश के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। सभी चीज़ों में आपकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। तो पहले तो हमने ये सोचा कि एक ही सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, लेकिन उसके बाद ये कि थोड़ा थोड़ा सब चीज़ आप लोग समझें और एग्ज़ाम के टाइम आप लोगों का सभी चीज़ें क्या होंगी, आप लोगों की सभी चीज़ें तैयार हो जाएंगी इस तरह से, है ना। तो चलते हैं हम लोग आज इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हो जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप, इनको देखते हैं। इसमें जो चीज़ डिटेल में बताएंगे वो पॉइंट करते, यानी जो पॉइंट्स होंगे उनको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि नोट डाउन करने से क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर जब आप रिवीज़न करते हैं तो आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहती कि लाइक आप लोग ज़रूर से ज़रूर करें, अगर आपको सेशन पसंद आए तभी आप लोग लाइक कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर सोचिएगा कि देखिए, आपका एक लाइक जो होता है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हम चीज़ों को क्या करते हैं, बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से तो एक लाइक बनता ही है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले आज का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में विशेषण बताएं। विशेषण यानी जो विशेषता बताता है वही तो विशेषण होता है ना। जैसे कोई गोरा है तो वो उसकी विशेषता है, कोई काला है तो वो उसकी विशेषता है, कोई मोटा है तो वो उसकी विशेषता है, कोई पतला है तो वो उसकी विशेषता है। इसी को तो विशेषण कहा जाता है ना। तो एडजेक्टिव आपको बताना है, तो इसमें आपको हो जाएगा द गॉर्जियस लेडीज कमिंग टूवर्ड अस, यानी खूबसूरत महिला हमारे ओर आ रही है। देखिए, द गॉर्जियस लेडीज कमिंग टूवर्ड अस, तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव यानी विशेषता, और विशेषता क्या है, तो गॉर्जियस क्योंकि खूबसूरत, क्योंकि एक महिला है जो कि खूबसूरत है, और खूबसूरती इस महिला की क्या है, खूबी है, यानी विशेषता है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, गॉर्जियस हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं रहा होगा। लेकिन इस तरह के और भी क्वेश्चन आते रहेंगे तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे चीज़ों को। जैसे 2 से 4 एग्जाम्पल आपको करा देंगे, तो इससे क्या होगा, जो डाउट्स भी होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स, यानी रिक्त स्थानों को उपयुक्त अनुच्छेद से, यानी आपको फुलफिल करना है। आई हैव डॉट डॉट, और उसके बाद है 1 रुपया नोट। अब इसमें क्या आपको यानी फिल करना है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ए और एन है। तो अब आपको दोनों में से क्या फिल करना है, तो अगर जैसे आप लोग ये तो जानते ही हैं कि जहाँ पे वोवेल्स होता है, क्योंकि देखिए अल्फ़ाबेट जो होते हैं यानी 26 होते हैं, तो उसमें वोवेल्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो वोवेल्स आपके कितने हो जाते हैं, आपके 5 हो जाते हैं, और कॉन्सोनेंट्स आपके कितने हो जाते हैं, तो 21 हो जाते हैं। टोटल आपके कितने हो जाते हैं, 26 हो जाते हैं। कभी कभी देखिए ये चीज़ जो होती है वो ज़्यादातर जो ये मेथड होता है वो काम करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये मेथड भी काम नहीं करता है। कि जैसे आपका जो वोवेल्स हो जाते हैं, वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका हो जाता है ए हो जाता है, आई हो जाता है, ओ हो जाता है, यू हो जाता है, ठीक है ना, ई हो जाता है। ये आपके क्या हो जाते हैं, वोवेल्स हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, जैसे ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें तो इस पे डिपेंड करती हैं, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपवाद के तौर पे होती हैं, ठीक है ना, तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हिंदी वर्णमाला होती है ना,
तो हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जो हिंदी वर्णमाला है उसमें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस तरह से अगर ए ई आई ओ के बारे में जाना जाए और उसके बाद हमको ए या एन में से कोई एक चीज़ रखनी हो तब तो यहाँ पे एन आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो वन है ONE वन है तो वहाँ पे ओ आया है और ओ क्या है आपका वॉवेल्स है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। तो आपने सोचा, आपने समझा ना कि किस तरह से यहाँ पे जो आपके अल्फ़ाबेट 26 हैं और वोवेल्स और कॉन्सोनेंट से आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे वो नियम नहीं फॉलो हो पा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए यूज़ होगा, यानी आई हैव ए 1 रुपी नोट। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो इसमें देख लेते हैं कैसे चेंज करना है। द टीचर प्रेज्ड हिम, यानी क्या कह रहे हैं, शिक्षक ने उसकी क्या की, प्रशंसा की। प्रेज्ड यानी देखिए प्रार्थना होती है यहाँ पे। तो द टीचर प्रेज्ड हिम, तो हिम को आप किस में बदलेंगे, हिम को आप बदलेंगे ही में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को उठा के रख लेंगे। जब आप सब्जेक्ट यानी हिम आप सब्जेक्ट बनाएंगे, ही होगा तो ही। उसके बाद प्रेज्ड है यानी कि क्या आपका पास्ट में जा रहा है, और तो कहाँ पे, जैसे हमने वो काम किया था, हम वहाँ गए थे, हमने ये चीज़ खाई थी, यानी कि पास्ट में हमने वो काम किया, कर नहीं हम रहे हैं, ना करेंगे, हम वो काम कर चुके हैं। यानी यहाँ पे वाज या वेयर, क्योंकि ही है, ही शी एक वचन कर्ता के साथ क्या आता है, वाज, है ना। यू वी दे के साथ तो वेयर, तो यहाँ पे वाज यूज़ होगा। उसके बाद प्रेज्ड हो जाएगा, क्योंकि बाई तो आपको लगाना ही लगाना होता है। बाई लगाने के बाद, बाई का मतलब क्या होता है, द्वारा, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, और उसके बाद द टीचर, ये आपका हो जाएगा ही वाज प्रेज्ड बाय द टीचर। तो चेंज करना तो आपको आता ही होगा कि आपको किस तरह से ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना होता है। लास्ट में जैसे हिम है तो उसको ही में चेंज करना होता है, और आपका क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ईडी लगा हुआ है, यहाँ पे वाज आएगा, है ना, और फिर उसके बाद प्रेज्ड हो जाएगा बाय द टीचर। ठीक है, क्लियर है ना, कहीं पर डाउट कन्फ्यूज़न तो नहीं है। अगर डाउट कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, और हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। और कुछ वीडियोस जो प्लेलिस्ट उनकी बनी हुई है वहाँ पे हमने इसको डिटेल में भी बताया है, तो आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या कह रहे हैं कि सही रूप, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब, यानी वर्ब का मतलब क्या होता है, तो क्रिया होती है, और क्रिया के सही रूप में रिक्त स्थान भरें। वन ऑफ द बॉयज़ इन कॉलेज डॉट डॉट फैलन इन। अब यहाँ पे हैव आएगा या हैज़ आएगा। अब आपको अगर पता होगा कि हैज़ हम कहाँ पे फिल करते हैं और हैव हम कहाँ पे लगाते हैं, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपको डिटेल में चीज़ों को जानना होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाता है वन ऑफ द बॉयज़ इन कॉलेज हैज़ फैलन इन, यानी कॉलेज में एक लड़का, क्या, तो एक लड़का क्या है, बीमार पड़ गया। तो अब एक लड़के की यहाँ पे बात आ रही है, तो वन ऑफ द बॉयज़ इन कॉलेज हैज़, अगर बहुत से लड़कों की बात आती तो हैव आता, है ना। यहाँ पे एक लड़के की बात आ रही है तो हैज़, और हैज़ फैलन इन। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये है थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, चीज़ों को समझना, और आप अच्छे से कर ले जाएंगे। और ये नंबर जो आपके होते हैं ये पक्के होते हैं नंबर, है ना, क्योंकि अगर आपको ग्रामर सही से आ रही है, आप चीज़ों को अच्छे से कर पा रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो आप देखिए थोड़ी से टाइम में, यानी सेकेंडों का काम है, और सेकेंड में आपका नंबर एक पक्का हो जाता है ना, क्योंकि ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है द फॉलोइंग लेटर विद पंक्चुएशन मार्क वेर एवर नेसेसरी, यानी निम्नलिखित अक्षर को जहां आवश्यक हो विराम चिन्ह लगाकर लिखें। ओह यस सेड द फादर, आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच, यानी एक्सक्लेमेटरी। अब यानी कोई चीज़ हम क्या कहते हैं, अरे जैसे हमने हिंदी में आपको बताया विस्मयादि बोधक, इसी को तो एक्सक्लेमेटरी कहते हैं ना।
तो जो ये निशान यानी ये जो चिन्ह होता है, ये जो सिंबल होता है, इस तरह से होता है। तो इसको हम कब यूज़ करते हैं, जैसे हमने कोई बहुत खुशी की बात, अरे वाह मज़ा आ गया, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा, तो यहाँ पे क्या करें, ओह यस, यानी ओह हाँ, मतलब बहुत अचंभे से। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ओ यस सेड द फादर, आई कैन द लीस्ट डू दैट मच। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो चिन्ह जहाँ पे सही हो वहाँ पे आप लगाएं। तो ओ यस के बाद आपको ये चिन्ह लगा देना है, जिसको आप हिंदी में विस्मयादिबोधक और इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सिंबल कहते हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा सैड द फादर। अब सैड द फादर तो यानी पिता ने कहा। अब इसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमास में इसको बंद करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यानी फादर के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमास में इसको बंद करना, और यहाँ पे आपको कुछ और नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करने हैं, चिन्ह ही लगाने हैं, और इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने, क्योंकि ये साफ साफ कह रहा है कि जहाँ पे सही लगे वहाँ पे आप चिन्हों को लगाएं, जहाँ पे लगने वाले हैं, यही चीज़ तो बता रहा है ना। तो फिर उसके बाद आई कैन एट लीस्ट डू द मच, तो उसके बाद आपको फुल स्टॉप रखना, इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, द डीफ कैन नोट हेयर। यानी क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित वाक्य को प्रश्नवाचक में बदले। तो प्रश्नवाचक में आपको बदलना है, यानी ये आपका कैसा है, ये आपका प्रश्नवाचक नहीं है, और आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह में बदलना है, यानी प्रश्नवाचक जो ये सेंटेंस है इसको कर देना है। ठीक है ना। तो कैसे आप करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाता है द डीफ कैन नोट हेयर। तो कैन द क्या होगा, कैन द डीफ नॉट हेयर। अब यहाँ से आपका देखिए कैन नॉट है ना, सका सकी सके के लिए होता है ना, यानी बहरे सुन नहीं सकते। अब हम कहेंगे कि क्या बहरे सुन नहीं सकते, अब क्या पहले होता है, तो उसको क्या करते हैं, हम अलग से कुछ नहीं करते हैं, जो हमारा सेंटेंस होता है उसी में से हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इस तरह से चीज़ों को हम बनाते हैं, है ना। बस इसमें क्या है, नॉलेज की बात है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से हम इसको चेंज करते हैं, है ना। तो बस आपको यही करना है। तो आपने क्या किया कि आपसे पूछा गया है कि द डीफ कैन नॉट हेयर, और आपको करना है कैन द डीफ नॉट हेयर, और उसके बाद आपको ये सिंबल ज़रूर लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का अगर आपसे पूछते हैं और अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका सही नहीं माना जाता है, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क ज़रूर आपको लगाना है। इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि कभी कभी लोग क्या करते हैं कि नहीं लगाया, सेंटेंस आपका सही भी है फिर भी नंबर कट के मिला, तब आप ये होता है कि ये तो इसमें तो हमको नंबर कट के मिला है ना। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो उन पे ध्यान रखना होता है, ज़रूरी ध्यान रखना होता है। चेंज द फॉलोइंग इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित को प्रश्नवाचक वाक्य में बदले। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि आई विल नेवर फॉरगेट माई ए काइंडनेस। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह में बदलना है, तो प्रश्नवाचक यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस में बदलना है, और चिन्ह तो आपको लगाना है, यानी सिंबल तो आपको लगाना ही लगाना है ना। तो आपको क्या करना है, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, तो विल ही बस आपको क्या कर देना, चेंज कर देना, जो सब्जेक्ट है उसको हेल्पिंग वर्ब, और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है तो विल है, और ही आपका सब्जेक्ट था, तो आपने इसको क्या किया, इसको आपने जो हेल्पिंग वर्ब था उसकी यानी सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया, और सब्जेक्ट को आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे रख दिया। और इसमें आपको तो कुछ नहीं करना है, बाकी तो आपको जैसे का तैसे आपको उतार देना, और लास्ट में आपको क्या करना है, आपको सिंबल लगा देना, यानी इस चिन्ह का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि हम स्पीड में चीज़ों को पढ़ाएं, या हम इससे भी स्लो चीज़ों को पढ़ाएं तो आपकी समझ में आ जाए, या हम इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके देखिए आपकी सीरीज़ है, इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसमें हम ये सोचते हैं ज़्यादा अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आप कहेंगे कि मैम सीरीज़ आप कंप्लीट करा रही हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो और ऐसा भी तो नहीं है कि हम
कम एक्सप्लेन करा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके आप बताएं तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करें, क्योंकि आपको चीज़ें देखिए समझ में आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो आप ये कहेंगे कि मैम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो, और हो सकता है भाई आपके अकॉर्डिंग हम कम एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, है ना। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है। करेक्ट मतलब यानी सही करना है। जैसे आप कोई चीज़ कहते हो कि भाई इसको करेक्ट बोलो, करेक्ट कहो यानी सही कहो, जो समझ में आए, है ना, इसको करेक्ट करो। तो कह रहे हैं वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर यस्टरडे, यानी हमने कल इस मामले पर चर्चा की थी। तो यहाँ पे है वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर यस्टरडे, तो यहाँ पे आपका होगा वी डिस्कस्ड द मैटर यस्टरडे। यहाँ पे अबाउट का यूज़ ना होकर यहाँ पे आपका होगा कि वी डिस्कस्ड द मैटर यस्टरडे। तो आपको क्या करना है, अबाउट हटा के और आपको द मैटर यस्टरडे लिख देना है, बाकी पहले से ही लिखा है। तो आप देखिए आपका ये सही हो जाएगा, यानी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका यही है, पॉइंट इसमें है, तो हम इसको समझ लेते हैं। इसमें है कि जॉन इज़ टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, यानी क्या कह रहे हैं कि जॉन यह काम करते करते थक गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जॉन इज़ टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, तो जॉन इज़ टायर्ड ऑफ, यहाँ पे किसका यूज़ होगा कि उस काम को करते करते, यही तो आप बोलेंगे ना भाई, इस काम को करते करते, और जॉन क्या है, थक गया है। यहाँ पे क्या है कि जॉन इज टायर्ड इन डूइंग वर्क, यानी में काम, इनका मतलब में होता है, तो ये तो सेंटेंस नहीं बन रहा है ना। तो यानी जॉन वो काम करते करते थक गया है और यहाँ पे इनका यूज़ किया गया है। तो आप क्या करेंगे, जॉन यह काम करते करते थक गया, यानी जॉन इज टायर्ड ऑफ डूइंग द वर्क, ठीक है ना। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं बार बार देखिए एक चीज़ कह रही हूँ, क्योंकि देखिए आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मेन मकसद तो भाई हमारा यही है ना, सिर्फ ऐसा नहीं तो हम तो पढ़ा के चले गए और क्लास कंप्लीट कर दी, हमको ये रहा कि भाई हाँ क्लास तो हमने कंप्लीट कर दी है, लेकिन आपको कितना समझ में आया, मेन पॉइंट यहाँ पे है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट हो जाता है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको क्या करना है, अप्रत्यक्ष वाक्य में बदलना है, यानी प्रत्यक्ष में है और अप्रत्यक्ष में बदलना है। इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष होता है, कोई चीज़ कहते नहीं हम ये चीज़ डायरेक्ट देख रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, और इनडायरेक्ट, क्योंकि इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैम हम काफ़ी टाइम पहले इंग्लिश पढ़े थे, अब हम इंग्लिश बहुत टाइम से हो गया, टच नहीं किया था, तो इसलिए हमको थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो हम इसलिए देखिए आपको पहली बात तो बाइलिंगुअल चीज़ों को बताते हैं। बाइलिंगुअल से आपको ये आराम रहता है कि आपको ये आसानी रहती है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या रहा है और हमको आंसर देना क्या है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब उसके हमको मीनिंग नहीं पता होती हैं तो चीज़ें गलत हो जाती हैं ना। तो इसलिए हम बाइलिंगुअल आपको बता रहे हैं चीज़ों को, और उसके बाद उसका एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। बाकी तो हमारा तो मेन मकसद भाई यही है कि आपको समझ में आए, आपको हेल्प मिले हमारे क्लास से। तो चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच क्या है, ही सैड इन्वर्टेड कॉमर्स आई एम हंग्री। तो आपको इसमें क्या करना रहता है, तो ही सैड दैट, देखिए सिंपल सा है आपका, तो सिंपल में आपको क्या करना रहता है, ही सैड और उसके बाद जहाँ पे कॉमा होता है वहाँ पे आपको दैट का यूज़ करना होता है ना। क्योंकि इसमें कई तरह के होते हैं, किसी में टोट लगाना होता है, कोई क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, तो इन पर भी हम डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पे तो हम सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो ही सैड यहाँ पे आपका दैट हो जाएगा, और उसके बाद आई एम है तो ही वाज हो जाएगा, आई की जगह पे ही हो जाएगा, चेंज होता है ना। तो ही यहाँ पे तो ही और ही के साथ वाज लगेगा, और उसके बाद आपका हंग्री हो जाएगा। तो ही सैड दैट ही वाज हंग्री। सेकंड है आपका राजू सैड रमेश हैज़ बीन ईटिंग फूड। अब देखिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का आपका ये क्वेश्चन है, आईएनजी यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राजू, यहाँ पे देखिए राजू सैड रमेश हैज़ बीन ईटिंग, EATING यानी आईएनजी वाली फॉर्म आई है। अब आईएनजी वाली जो फॉर्म है तो इसके लिए हम करेंगे क्या,
क्या हम इसमें कोई चीज़ की बढ़ोतरी करेंगे या इसमें कोई चीज़ घटाएंगे, क्या करेंगे? तो हमने आपसे अभी कहा कि ये कई तरह से आपके होते हैं, कई तरह से आपके पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। तो इसमें देखिए राजू और सेट ये हो गया, और आपको यहाँ पे लगा है कॉमा, तो कॉमा की जगह पे आपको लगाना है दैट, लगा दिया। नाम जो है वो तो कभी चेंज ही नहीं होता है ना। तो रमेश, अब यहाँ पे आपका क्या है, आपको क्या करना है, थर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। तो हैज़ है, तो हैज़ जब आप होता है तो उसको आपको हैड में कन्वर्ट करना होता है। जैसे आपका यहाँ पे आई एम था तो ही वाज हुआ, है ना। तो इसी तरह से आपका हैज़ यानी ही, यानी यहाँ पे आपका हो जाता है हैज़, तो इसको हैड कर देंगे। बीन और ईटिंग फूड, तो बीन आप क्यों, देखिए यहाँ पे बीन पहले से लगा हुआ है, तो हैज़ को हैड में बदल के और बीन और फिर ईटिंग फूड, बस यही आपको करना है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। तो द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं निम्नलिखित अभिव्यक्ति के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे आप हिंदी में पढ़ रहे हैं ना, हिंदी में कि जो ईश्वर को मानता हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानता हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, जो बहुत ताकत वाला है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, है ना, जो भूमि से जन्मा है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने तैयार किया ना चीज़ों को, और तैयार कर भी रहे हैं, और कल भी मैंने क्लास में ये चीज़ें आपको बताई थी। उसी तरह से इंग्लिश में भी आता है। लैंग्वेज देखिए चेंज होती है, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो वैसे ही होते हैं, है ना। तो आप लैंग्वेज कोई भी पढ़ें, नियम और रूल्स रेगुलेशन तो होते हैं ना। तो ही सेड दैट ही वाज, ये तो हो गया। यहाँ पे हम देखिए क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ने लगे। तो राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक वर्ड में आप बताएं। तो द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, यानी वनस्पति जीवन का विज्ञान, वनस्पति विज्ञान क्या कहलाता है, यानी वनस्पति विज्ञान को आप क्या कहते हैं, या जो उसका यानी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान को आप क्या कहते हैं, एक शब्द में आप बताएं तो आप क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं ना। तो यहाँ पे एक शब्द में इसको आप बॉटनी कहेंगे। उसके बाद है वर्क विदाउट द नेम ऑफ अथर, यहाँ पे हो जाता है लेखक के नाम के बिना कार्य अनाम था, है ना। तो इसको एक शब्द में आप क्या कहेंगे, तो इसको आप एक एंटोनियम्स और ये आपका सिनोनिम्स, ये आपका हो जाता है। यानी आप इसको ये भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हैं, यानी एक वर्ड में। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको रट लेना है। एनोनियम्स, और या आप एनोनियम्स कहें या आपका सिडोनियम हो जाता है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप लेंगे रट, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम देखिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आपका लिख रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका हो जाता है कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है स्पेलिंग जो है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो स्पेलिंग को आप कैसे कंप्लीट करेंगे, जैसे यहाँ पे बी है, ठीक है ना। अब ऐसा सोचें आप, जैसे यहाँ पे आंसर तो पहले से लिखा है, ज़रूरी नहीं कि यही सही होता है, लेकिन यही है तो खैर यही सही, लेकिन आपको जब मीनिंग आएंगी तभी तो आप कर पाएंगे। तो बी ई, अब यहाँ पे बी के बाद ई लगा देंगे, और एल के बाद आई और ई, और फिर उसके बाद वी ई, तो हाई है आपका, तो बिलीव हो जाएगा। बिलीव का मतलब क्या होता है, तो विश्वास होता है। चीज़ें हिंदी में भी आनी चाहिए, कभी ऐसे पूछ ले भाई इसका मतलब क्या होता है ना, तो चीज़ें तो आनी चाहिए ना। उसके बाद है एस, आर और के और डैश डैश है। एस के बाद डैश, आर के बाद डैश और के बाद भी डैश है, के के बाद भी डैश है, यानी के बाद भी आपको कुछ फिल करना है, यानी फिल करना है ना। तो देखिए एस टी, एस के बाद टी आप लगाएंगे, एस के बाद टी लगाएंगे, और आर के बाद आप क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, और उसके बाद के बाद आप क्या लगाएंगे, तो ई लगाएंगे। आप ये भी आपका हो सकता है स्ट्राइक, और स्ट्रोक भी हो सकता है। तो आप दोनों में से अगर कोई सा भी करेंगे तो आपका ओके माना जाएगा, आपका एक नंबर पक्का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग्स। इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको फुलफिल करना है, यानी मीनिंग्स जो है उनको फिल करनी है। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है,
ए है और डैश है, जी है, डैश है, एम ई है और डैश है, तो क्या हो जाता है आर्ग्यूमेंट, ARGUMENT। तो फिर वही चीज़ कहेंगे कि भाई ये तो आपको याद करने रहेंगे। अनकाउंटेबल यानी जिसकी गणना ना की जा सके, अगणनीय, और आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क होता है ना। तो यहाँ पे खैर हिंदी की तो बात हो नहीं रही लेकिन पता होना चाहिए। तो अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल यानी जिसको गिना ना जा सके, तो इसकी मीनिंग है UNCOUNTABLE, अनकाउंटेबल ये हो जाता है आपका। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद स्टेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी क्या है जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं और खाली जगह है, तो दो हैं तो उसमें से आप एक क्या भरेंगे, ये कह रहा है ये क्वेश्चन। ही कैन नॉट और डैश दिया हुआ है और माई ऑफर, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक दिया है यानी एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, यानी देखिए यहाँ पे मीनिंग का है फ़र्क। तो आप इसको कैसे समझेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ लगानी है। तो पहले का जो ACCEPT हो जाता है, इसका जो आपका हो जाता है, इसकी हिंदी तो सिवाय होता है। क्या होता है, तो सिवाय होता है, यानी कोई कहते नहीं कि इसके सिवा कोई नहीं है ना वो चीज़ है, उसके सिवा कुछ नहीं है, ऐसा वाला। और उसके बाद आपका एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्ट कोई चीज़ करते हैं तो EXCEPT होता है, यानी हमने उसको क्या किया, स्वीकार कर लिया, यानी कोई चीज़ है तो हमने उसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया। तो देखिए ऐसे तो आप पढ़ रहे हो तो एक जैसा, लेकिन मीनिंग में फ़र्क है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब जब आप इसकी हिंदी जानेंगे, जो आपका ये सेंटेंस हो जाता है, तब आप इसको फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे है कि वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। अब प्रस्ताव की बात यहाँ पे अगर आई है तो प्रस्ताव के लिए क्या होगा, तो ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर, है ना। तो प्रस्ताव की बात आई है तो स्वीकार यानी सिवाय, यानी वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता, तो यहाँ पे एक्सेप्ट क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। वैसे तो एक्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि स्वीकार, और ये वाला जो ACCEPT होता है तो ये तो आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, सिवाय कि इसके सिवा, और एक मतलब एक ये होता है कि स्वीकार, तो कोई चीज़ तो एक्सेप्ट नहीं की, तो आपका ये होना चाहिए, है ना। देखिए उसके बाद है डू नॉट वॉक और डैश डैश और फूटेड, यानी नंगे पैर ना चलें। तो यहाँ पे बियर और बैर, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे देखिए डू नॉट वॉक और डैश है और फूटेड है, पैदल ना चलें, और डैश डैश और पैर वाला, यानी क्या है, तो बियर और बेयर, यानी एक हो जाता है भालू हो जाता है, क्या हो जाता है, बेयर मतलब क्या होता है, भालू, भालू हो जाता है, ठीक है। तो BEAR बेयर मीन्स भालू हो जाता है, और यहाँ पे BARE, देखिए थोड़ा सा फ़र्क है। अगर हल्का सा आप क्या होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, तो ये क्वेश्चन जो है मतलब इसका जो आंसर आप करेंगे तो गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं। लगता तो बहुत आसान है लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसलिए जो थोड़े से ऐसे क्वेश्चन हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देकर क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो BEAR बेयर मतलब भालू होता है, BARE बेयर मतलब नंगे होता है। तो कह क्या रहा है कि डू नॉट वॉक यानी चलें, है ना, और इससे क्या होगा, तो ये मतलब नंगे पैर ना चलें, तो बैर होगा ना, क्योंकि फूटेड यानी पैरों की बात हो रही, चलने की बात हो रही है, तो यहाँ पे BARE बैर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। फिर चलते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। कैसे शुद्ध करेंगे, तो चलते हैं भाई, देखते हैं, शुद्ध भी करते हैं इनको, कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इनको शुद्ध करें। एवरी वन ऑफ द बॉय वाज इंटेलिजेंट, यानी सभी लड़के बुद्धिमान थे। तो एवरी वन ऑफ द बॉयज़ वाज इंटेलिजेंट, यानी कि बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लड़कों की जब बात हो रही है तो सिर्फ हम अगर एक बॉय लिखेंगे, यानी बॉय लिखेंगे,
तो इसका मतलब क्या होगा कि एक बॉय की बात हो रही है। क्या होगा इसका मतलब कि एक लड़के की बात हो रही है और यहाँ पे सभी लड़कों की बात हो रही है। तो एवरी वन ऑफ द बॉयज़, यहाँ पे देखिए बॉय है और यहाँ पे एस लग जाएगा और वाज इंटेलिजेंट हो जाएगा। देखिए और कोई तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ आप समझें कि कई लोगों की बात हो रही है, कई लड़कों की बात हो रही है, लड़के हैं, सभी लड़के हैं, एवरी वन यानी कि एस लगेगा। ठीक है, उसके बाद है निदर मीरा नॉर हर फ्रेंड हैव डन द वर्क। क्या है इसका मतलब, ना तो मीरा और ना ही उसकी सहेली ने काम किया। तो निदर मीरा नॉर हर फ्रेंड हैव डन द वर्क, तो निदर मीरा नॉर हर फ्रेंड हैज़ डन द वर्क, यानी देखिए यहाँ पे निदर हो जाता है। ठीक है भाई, मीरा है, मीरा भी है, नॉर है, नॉर भी है, हर भी है, और फ्रेंड है तो फ्रेंड भी है, और हैव है, हैव यानी ना तो मीरा और ना ही उसकी सहेली ने, तो ना ही उसकी सहेली ने काम किया। सहेली कितनी है, एक है, सहेली कितनी है, एक है। तो यहाँ पे जब एक है तो क्या करेंगे हम, हैज़ का यूज़ करेंगे, है ना। तो मीरा है और इसकी एक सहेली की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए हैज़ का यूज़ करके और डन द वर्क यहाँ पे हो जाएगा। और तो देखिए कोई भी ऐसा तो नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट करें और हम इसको फिर से रिपीट करके फिर से आपको चीज़ों को हम बताएंगे कि कैसे यहाँ पे क्यों ये बॉयज़ आया और ये सही हो गया, क्यों यहाँ पे हैज़ आया और ये सही हो गया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपेरिजन्स एज डायरेक्ट अगेंस्ट इज, यानी निम्नलिखित वाक्यों को तुलना की डिग्री बदलकर रूपांतरित करें। यानी यहाँ पे है लता मंगेशकर इज़ द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया, तो इसको आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपको डिग्री बदलनी है और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव यानी सकारात्मक। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, तो सकारात्मक होता है। तो नो अदर सिंगर इन इंडिया इज़ एंड गुड एज लता मंगेशकर, यानी भारत में कोई भी अन्य गायिका लता जितनी अच्छी नहीं है। मतलब यह है कि जो चीज़ इसमें बताई गई है सकारात्मक है कि लता मंगेशकर भारत की सर्वश्रेष्ठ गायिका हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि इसको देखिए बदलोगे तो आप, ठीक है, लेकिन कैसे बदलोगे, इसका अर्थ समझ लीजिए वही रहे जैसे हम कहते नहीं कि आप बहुत अच्छे हो किसी की तुलना में, और आप ये भी कह सकते हो कि उससे आप अच्छे हो, है ना। आप कहो कुछ भी, लेकिन जिसकी आप तारीफ़ करना चाहते हो तो आप अगर वहाँ पे आपको नोट भी लगाना पड़े फिर भी आप उसको उसकी तारीफ़ कर डालोगे, है ना, कि आपने कभी गलती नहीं की, आप बहुत अच्छे हैं या आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे। तो नहीं का यूज़ भी हो गया और फिर भी उसकी तारीफ़ हो गई उस शख्स की। तो इसी तरह से इनकी भी तारीफ़ हुई कि नो अदर सिंगर इन इंडिया इन एज गुड एज लता मंगेशकर, यानी भारत में कोई भी अन्य गायिका लता जितनी अच्छी नहीं है। और पहले जो क्वेश्चन में आपको दिया था लता मंगेशकर भारत की सर्वश्रेष्ठ गायिका हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर रीता इज़ नॉट सो टैल इज़ गीता, यानी गीता रीता से लंबी है। अब इसको आप कैसे करोगे, आप इसको अब कैसे करोगे, तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको वही प्रक्रिया करनी है ना। तो आप कैसे करोगे, तो गीता इज़ टॉलर देन रीता, यानी क्या कह रहे हैं कि जो गीता है, पहले तो इन्होंने ऐसे कह दिया कि भाई जो गीता है वो रीता से लंबी है और रीता गीता जितनी लंबी नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हो भाई कोई दो जन है, भाई कोई क्या है, कोई दो जन है ना। तो हम अगर कहें कि ये इनसे ये बहुत सुंदर है, बहुत क्या है, सुंदर है ना, आप ऐसे कह सकते हो। और ये भी कह सकते हैं इनके इतने ये सुंदर नहीं है, आप ऐसे कह सकते हो ना। लेकिन हम क्या करेंगे, इनकी हम इनको बुरा भी ना लगे और हम इनको कह भी दें, तारीफ़ भी कर दें, है ना। तो बहुत सुंदर है और इनकी अपेक्षा ये ज़्यादा सुंदर है, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। तो यानी क्या है
कि गीता इज़ टॉलर देन रीता, यानी गीता रीता से लंबी है। और ऐसा भी कहा जा सकता है रीता गीता जितनी लंबी नहीं है। तो इसमें क्या है, चीज़ें बुरी भी नहीं लगी और चीज़ें हमने कह भी दी। होता नहीं है, कुछ लोग क्या कहते हैं, सारी बातें कह भी देते हैं और आपको क्या लगेगा कि इन्होंने क्या किया है, तारीफ़ की है कि बुराई की है, ठीक है ना। और होती वो अगर आप कायदे से समझे तो आप में कमियां भी निकाली जा रही होती हैं, फिर भी आप क्या करते हो, कहते उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, बड़े अच्छे स्वभाव में उन्होंने बताया। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं ऐसा भी कर लेते हैं कि आपको सब कह भी देंगे, लेकिन आप, और हाँ, तारीफ़ का भी टाइम आएगा तो तारीफ़ भी आपकी ऐसे कर देंगे, 2 जन हैं तो पहला है भी एक जन और उसको भी बुरा नहीं लगेगा और वो आपकी तारीफ़ भी करके चले जाएंगे। इस तरह से भी होता है ना, ये तो खूबी होती है। फिर है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, जो स्पेलिंग है उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो मैथमेटिक्स, यहाँ पे मैथमेटिक्स है तो आपको इसकी भाई मीनिंग याद करनी रहेगी, है ना। और ये तो मेहनत भाई आपको अपने आप से ही करनी रहेगी। और साइकोलॉजी, आपको इसकी मीनिंग याद करनी रहेगी। सॉरी, यहाँ पे फ़िलॉसफी है, फ़िलॉसफी, क्योंकि साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी माइंड में बहुत ज़्यादा रहता है। तो फ़िलॉसफी हो जाता है और मैथमेटिक हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप लोग, इन मीनिंग्स को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो फ़िलॉसफी आपकी हो जाती है और आपका क्या हो जाता है, आपको हो जाता है मैथमेटिक्स। फ़िलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र हो जाता है और मैथमेटिक्स मतलब गणित हो जाती है, तो आपको पता ही है ना। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग, तो आपको स्पेलिंग आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। ज़्यादा स्पीड में तो नहीं है ना हम, क्योंकि भाई आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, क्योंकि भाई इंग्लिश का मामला है, थोड़ा इंग्लिश हो जाती है, मैथ हो जाती है, तो थोड़ा सा स्लो मोशन में ही चीज़ों को बताना चाहिए क्योंकि चीज़ें समझ में आनी चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा। कंप्लीट द स्पेलिंग द फॉलोइंग, तो इसमें ये कंपार्टमेंट हो जाता है और दूसरा आपका ट्रैवल्ड हो जाता है। तो देखिए आपको कितनी मीनिंग्स मिल गए, आप लोग कितनी ये आप लोग कर लेंगे तैयार ना, तो इसमें से आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएंगे। और भी थोड़ी सी मीनिंग्स करवा देंगे तो उसमें समझ लीजिए आपका 1 नंबर तो पक्का है, ठीक है ना। उसके बाद है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग, तो आपका क्या हो जाता है, अल्फ़ाबेट हो जाता है और आपका क्या हो जाता है, रेसिटेशन हो जाता है। तो ये आपके हो जाते हैं, इनको भी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग भाई याद करेंगे। इसमें तो हम भाई कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें तो हम आपसे यही कहेंगे भाई याद कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें भाई होती हैं जो समझाने वाली होती है, कुछ ट्रिक से समझाने वाली होती हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनको आप ही करेंगे, है ना। हमारा ये काम है कि हमने इम्पोर्टेंट बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मतलब आते हैं, ये है, पक्का है, श्योर है। राइट 1 वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन, तो सम, यानी यहाँ पे क्या कहना है, पहले इसको हम बता दें कि कह क्या रहे हैं। निम्नलिखित अभिव्यक्ति के लिए एक शब्द लिखें, अभी जो आपने पढ़ा तो एक शब्द, देखिए ये क्वेश्चन आते नाते हैं, मतलब आते ही आते हैं और आएंगे ही आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो समवन हु परसेस ए स्टडी और स्पोर्ट एज ए पास टाइम, यानी कोई व्यक्ति जो पढ़ाई या खेल को मनोरंजन के रूप में अपनाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो मैच्योर, यानी कि शौकिया। यानी आप क्या कर रहे हैं, कोई काम शौक में कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि बहुत तो बॉयज़ होते हैं जो कुकिंग करते हैं क्योंकि उनको शौक होता है ना। कुछ गर्ल्स होती हैं जो बॉयज़ वाले वर्क करते हैं तो उनको वो शौक़ होता है, वो शौकिया करते हैं और उसमें उनको कोई बेनिफिट भी भले ना मिले लेकिन वो करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, वो शौकिया कर रहे हैं। जैसे कहते हैं नहीं कि वो वर्क कर तो रहे हैं, तो अगर बहुत लोग कहते हैं कि उनको तो बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है, उसमें कोई इनकम भी नहीं आ रही है, तो नहीं भाई, वो शौकिया कर रहे हैं, है ना। उसके बाद आपको हो जाता है ए, यहाँ पे क्या हो जाता है, हाँ, गैदरिंग ऑफ स्पेक्टर्स और लिसनर्स एट ए परफॉर्मेंस, तो यानी किसी प्रदर्शन पर दर्शकों या श्रोताओं का जमावड़ा। तो जहाँ पे दर्शक और श्रोता होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, जैसे आप गए पिक्चर हॉल में तो आप वहाँ पे देख रहे हैं, तो आप क्या हैं, ऑडियंस हैं, आप देख रहे हैं। कोई अगर कहीं पे सभा हो रही है, आप वहाँ पे इकट्ठा हैं, तो क्या है, आप सुन रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, यानी आप ऑडियंस हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑडियंस कहेंगे, यानी दर्शक हैं, देखने वाले हैं, है ना।
उसके बाद है पंचुएट द फॉलोइंग लेटर विद पंचुएशन मार्क्स वेयर एवर नेसेसरी, यानी निम्नलिखित अक्षर पर विराम चिन्ह लगाएं, जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ निशान लगाएं, है ना। क्योंकि वही देखिए, ओह यस सैड द फादर आई कैन एट लीस्ट डू द मच। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं कुछ ही क्वेश्चन में वेरी वेरी लगाती हूँ, बाकी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो सभी हो जाते हैं, लेकिन कुछ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको पता है ओ यस एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है। उसके बाद फादर द सेड इन्वर्टेड कॉमास में आपको आई कैन द लीस्ट डू द मच आपको इसी तरह से करना है, और फुल स्टॉप आपको लगा देना है, और आपका ये नंबर एक पक्का हो जाता है, क्योंकि भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ज़्यादा चांस है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी निम्नलिखित वाक्यों को क्या करना है, करेक्ट करना है, यानी शुद्ध करना है। कैसे करेंगे, योर्स ट्रूली आपका सच्चा, और टॉम इज़ ओल्डर देन मी, यानी टॉम मुझसे बड़ा है। अब इसको आप सही कैसे करेंगे, तो योर्स देखिए यहाँ पे कॉमा में लगा हुआ है योर्स, लेकिन आपको क्या करना है, YOURS साथ में लिखना है, और ट्रॉली, ठीक है ना। तो देखिए आपको कितना क्या काम करना पड़ा, कुछ भी तो नहीं, बस कॉमा हटा के और आपको उसको साथ में लिख देना है, और आपका सही है। टॉम इज़ ओल्डर देन मी, यानी टॉम मुझसे बड़ा है, तो टॉम इज़ एल्डर देन आई एम, क्या करना है, आई एम यानी मुझसे बड़ा है, तो इस यहाँ पे आपको मी की जगह पे आई एम लगा देना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एम ऑफ द टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल लेवल, यानी क्या कह रहे हैं, स्कूल स्तर पर अंग्रेज़ी पढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड येट बी देयर आर 4 एस्पेक्ट्स एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर, यानी थॉमसन और व्याप्ट के अनुसार अंग्रेज़ी पढ़ाने के 4 विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से हैं। टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, यानी जो बोली जाने वाली अंग्रेज़ी समझने के लिए। अब भाई कोई चीज़ बोली जा रही है, अगर आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे तो आपका वो पढ़ना ही बेकार है। तो इनका एक एम ये था कि भाई जो चीज़ पढ़ी जा रही है यानी इंग्लिश पढ़ी जा रही है तो उसको समझना है। तो टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, बोली जाने वाली अंग्रेज़ी समझने के लिए। टू स्पीक इंग्लिश, यानी अंग्रेज़ी बोलना, स्पीक मतलब बोलना, तो टू स्पीक इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी बोलना। उसके बाद है टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, यानी लिखित अंग्रेज़ी समझने के लिए, यानी यहाँ पे जैसे इंग्लिश लिखी हुई है तो आप इसको पढ़ भी लो, इसको बोल भी लो, प्लस इसको क्या करो, लिख भी लो, तो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, बस 2 से 3 क्वेश्चन, बाकी अब जब हम क्लास लेकर आएंगे तो इससे थोड़ी शॉर्ट लेकर आएंगे, क्योंकि क्या होता है थोड़ा कम आप लोग पढ़ें, लेकिन क्या है चीज़ों को ज़्यादा समझें, क्योंकि आप लोग बोर भी होने लगते हैं ना बहुत ज़्यादा, कि थोड़ी बड़ी क्लास है, आधी क्लास पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन ये बिल्कुल मत क्या कीजिए, चीज़ें आप पूरी पढ़ा कीजिए, आप ही लोगों के भविष्य के लिए है ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आप लोग क्लास को छोड़ कर पढ़ यानी स्किप करके पढ़ेंगे, एक दिन पढ़ेंगे दूसरे दिन नहीं पढ़ेंगे तो भी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि कोई भी वर्क आप करें तो कंटिन्यू करें, और कंटिन्यू करने से क्या होता है, एक हैबिट भी बढ़ती है, और प्लस हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है। और आज की सीरीज़ का लास्ट सेकंड क्वेश्चन हो जाता है राइट द 1 प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी शिक्षण में भाषा सीखने का एक सिद्धांत क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच द लैंग्वेज टीचिंग, यानी भाषा शिक्षण में मौखिक दृष्टिकोण का सिद्धांत हो जाता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग क्या हो जाता है, तो भाषा शिक्षण में मौखिक दृष्टिकोण का सिद्धांत हो जाता है। ओरल अप्रोच यानी मौखिक दृष्टिकोण, ठीक है ना, ओरल मतलब मौखिक, अप्रोच यानी दृष्टिकोण, है ना। उसके बाद एक्सप्लेन द मेथड ऑफ टीचिंग और रीडिंग, पढ़ना सीखने की विधियाँ की व्याख्या करें। तो पढ़ना सिखाने की व्याख्या जो हो जाती है यानी टीचिंग रीडिंग, यानी तो देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, पढ़ना सिखाने की निम्नलिखित विधियाँ हैं, कौन कौन सी हैं। द अल्फ़ाबेट मेथड, यानी अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला मेथड हो जाता है, और फोनिक मेथड यानी ध्वन्यात्मक विधि हो जाती है। ऐसे ही तो बोलने से मतलब आप साउंड में आप चीज़ों को सीख रहे हैं, कोई साउंड दे रहा है ना। लुक एंड से मेथड, तो देखो और कहो विधि, और फिर उसके बाद है द सेंटेंस मेथड, तो वाक्य विधि
ये आपका हो जाता है। कौन कौन सी है? तो द अल्फ़ाबेट मैथड, द फोनिक मैथड, लुक एट शेप मैथड एंड द सेंटेंस मैथड, ये सभी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आज का सेशन है वो हो जाता है कंप्लीट। और आज 40 से 45 मिनट का ये सेशन है, हालांकि बहुत लॉन्ग नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपका 20 मिनट 25 मिनट्स की क्लास लाने की। क्यों? क्योंकि इंग्लिश और मैथ हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे भागों में चीज़ों को समझेंगे। कहते नहीं, कोई चीज़ आपको अगर टफ लग रही है तो उसको क्या करो, टुकड़ों में कर दो, और टुकड़ों में करके कहते नहीं बड़ी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट दो और उस समस्या को सॉल्व करो, तो वो थोड़ा आसान भी लगती है और सॉल्व भी जल्दी हो जाती है। तो बस यही विधि हम अपनाएंगे। बस 20 से 25 मिनट की आप लोगों की क्लास रहा करेगी मैथ और इंग्लिश की, और बाकी जो क्लासेस हैं उसमें तो 30, 35, 40 इससे एक्स्ट्रा भी हो सकती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइक आप लोग भाई बिना कहे ही कर दिया कीजिए, तो बेहतर रहता है, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है, और जब हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम हो जाते हैं, जैसे कहते हैं कि कोई चीज़ चार्ज हो जाती है, और बाकी जब आप नहीं करते हैं तो हम थोड़ा सा क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।